नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो के अंदर मैं आप सबको ये बताऊंगा कि बहुत पुरानी टोयोटा कैमरी अगर आप खरीदो तो उसके क्या कुछ फ़ायदे और क्या कुछ आपको नुकसान देखने को मिलेंगे, कि यानी कि क्या कुछ नफ़ा नुकसान आपको उस गाड़ी के देखने को मिलेंगे। अब पहले अपनी गाड़ी का डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे दूँ। ये है 2012 के दिसंबर की टोयोटा कैमरी। उस टाइम पे न्यू कैमरी के नाम से ये गाड़ी जो है लॉन्च करी गई थी, ठीक है। तो मोस्टली मार्केट के अंदर इस गाड़ी को न्यू कैमरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इससे पहले एक हिसाब से इसका जनरेशन चेंज ही हुआ था, क्योंकि आगे पीछे इंटीरियर एक्सटीरियर पावर ट्रेन सब कुछ जो है, इंजन सब कुछ इस गाड़ी का बदल दिया गया था। न्यू कैमरी जब लॉन्च हुई थी उसके बाद जो है कैमरी की सेल्स के अंदर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी, और न्यू कैमरी के अंदर ही टोयोटा ने पहली बार जो है अपना हाइब्रिड फंक्शन इंडिया के अंदर निकाला था। साथ ही साथ इसके अगर मैं कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो उस टाइम होंडा अकॉर्ड जो है 2014 के बाद होंडा अकॉर्ड के अंदर हाइब्रिड निकाला गया, जो कि बहुत गिनी चुनी गाड़ी आपको पूरे भारत के अंदर मिलने वाली है। बहुत रेयर साइट होती है अगर आप उस गाड़ी को देख लो तो। साथ ही साथ हाइब्रिड के अंदर तो ये दोनों गाड़ियाँ थी बस, जो नेक टू नेक अपना चलती थी। लेकिन इसके अलावा इसके सेगमेंट के अंदर जो है कॉम्पिटिटर इसका मेन मैं मानूंगा सुपर्ब आती थी स्कोडा की तरफ से, और फॉक्सवैगन की तरफ से जो है जेटा से ऊपर कौन सी आती थी, एक पसाट। फॉक्सवैगन के अंदर जो है इसका कंपटीशन मानूं तो सेगमेंट के अंदर आती थी फॉक्सवैगन पसाट, ठीक है। अब इसके जो है ना, मेरे को लगभग 2 महीने होने वाले इस गाड़ी को ऑन करते करते, और इस गाड़ी को अच्छा खासा जो है मैंने कितने हज़ार किलोमीटर चला दिया। एक बार मेरे को इसकी ट्रिप चेक करने दो। लेने के बाद इस गाड़ी को 3 और 2 5,000 किलोमीटर में इन टोटल चला चुका हूँ, और 5,000 किलोमीटर के अंदर आप एक गाड़ी की जो है एक एक नब्स पकड़ लेते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और जो है सारे इसके पॉजिटिव्स और सारे इसके नेगेटिव्स मैं आपको बताऊंगा। ये फिलहाल 2.5 हाइब्रिड वाला नहीं, पेट्रोल वाला वर्जन है। पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर मैं जो है हाइब्रिड वाले वर्जन को भी ऐड करूंगा, तो उसके अंदर जो है आपको दोनों गाड़ी का जो है पता चल जाएगा बैलेंस, कि पुरानी गाड़ी इस सेगमेंट के अंदर, इस प्राइस रेंज के अंदर इस गाड़ी को खरीदें तो क्या कुछ हमें जो है पैसे ढीले करने पड़ेंगे, ठीक है। ये गाड़ी खर्चा मांगेगी या फिर जो है तेल डलवाओ और चलाओ, ऐसा काम इस गाड़ी का। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो फ़ायदे यानी कि प्रोज के अंदर इसका पहला पॉइंट मैं लेके चलूंगा, जो सबसे ज़्यादा मैंने इस गाड़ी को लेने के बाद फील करा, इस गाड़ी का कंफर्ट। अब कंफर्ट के अंदर जो है गाड़ी के मेनली 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है कि इसके सीट्स का कंफर्ट कैसा है, एक होता है इसके सस्पेंशन का कंफर्ट कैसा है, यानी सस्पेंशन का रिस्पॉन्स कैसा है। तो सीट्स तो आप सब जानते हो यार, कितनी लग्जरियस ये गाड़ी उस टाइम पे आती थी। इस गाड़ी के अंदर लग्जरी फैक्टर था, सिर्फ लग्जरी फैक्टर मानूंगा, स्पोर्टीनेस इस गाड़ी के अंदर है नहीं, लग्जरी फैक्टर मानूंगा मैं। तो इतनी प्यारी सीट्स इसकी बनाई गई थी ना, आगे की कंफर्ट की बात करूं या पीछे की कंफर्ट की बात करूं, बैक सपोर्ट इम्पेकेबल। अगर मैं ड्राइवर की सीट की बात करूं, इसको पीछे जो है ना आपको बढ़िया सा लंबर सपोर्ट मिलता था, और लंबर सपोर्ट का फ़ायदा ही ये था कि लॉन्ग टूर्स पे आप जाओ तो आपकी जो बैक की आर्क बनती है ना, मान लो आप सीधे बैठे हो तो बैक की आर्क है, उसके बीच में जो गैप होता है उसको फिल करता है वो लंबर सपोर्ट। पीछे से जो है ना सीट के अंदर से ऐसे से मोटा सा कुछ निकल के आता है, जो कि आपके बैक को बढ़िया से अच्छे से सपोर्ट करता है। तो सीट के कंफर्ट की बात करूं, मैं अभी जो है अजमेर गया था, मैंने 7-8 घंटा लगातार गाड़ी को ड्राइव करा था। इतना सा भी कहीं पूरे बॉडी के अंदर दर्द था ही नहीं। मैं बैक की बात करूं, लोअर बैक की बात करूं, मैं चाहे अपने पैरों की बात करूं, किसी भी टाइप की बात करूं, अंडर थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया, बैक सपोर्ट बहुत बढ़िया, कंफर्ट जो सीट की क्वालिटी है, जो लेदर की क्वालिटी है बहुत बढ़िया, ठीक है। ये मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं कि टोयोटा ने इस चीज़ के ऊपर कॉस्ट कटिंग करी थी या नहीं करी थी। भैया इतना प्यारा लेदर लगा रखा है ना, और इतनी बढ़िया कुशनिंग है। पीछे की सीट भी आपको एक बार मैं दिखा दूँ खड़ा खड़ा, तो आप इसकी कुशनिंग से पता कर सकते हो कि कोई बंदा पीछे बैठा हो तो उसको कितना स्पेस मिलता है, कितना बैक कंफर्ट मिलता है, कितना उसको जो है अंडर थाई का कंफर्ट मिलता है। सीट्स के मामले में स्पॉट ऑन, ठीक है। इतनी प्यारी सीट और इतना प्यारा स्पेस दे रखा है। कई गाड़ियों में ऐसा करते हैं कि सीटें कर देते हैं पतली पतली, स्पेस ज़्यादा निकालने को। इसके अंदर वो वाला सीन नहीं है। चाहे मैं आगे की सीट की बात करूँ, सही है, यहाँ से जो है आप आगे वाली सीट भी अच्छे से आराम से एडजस्ट कर सकते हो, ताकि पीछे जो बंदा बैठा हुआ है, आप यहाँ पर, आप तो नहीं, कोई बंदा यहाँ पर शॉफर है वो चला रहा है, पीछे आप मालिक यहाँ कोई बैठा हो तो वो एडजस्ट कर सकता है यहाँ से। तो सीट का कंफर्ट बहुत बढ़िया है, ठीक है। इंटीरियर का जो क्वालिटी है, यहाँ के लेदर की भी बात करूँ, बहुत बढ़िया लेदर वेदर आप बढ़िया ठोक के लगा रखा है इस गाड़ी के अंदर, और यही जो है ना गाड़ी के अंदर लग्जरियस फील देता है। अब सीट के साथ साथ मैं आ जाऊँ सस्पेंशन के ऊपर। सस्पेंशन इस गाड़ी के सबसे प्यारे,
टिल डेट जितनी गाड़ियाँ मैंने खरीदी है उनमें से सबसे प्यारा सस्पेंशन। सिटी राइड इस गाड़ी के साथ में करता हूँ, ख़राब से ख़राब सड़कें मेरे को मिल जाती है, टूटी फूटी सड़कें मिल जाती है मेरे को। अब सेडान जो है ना, स्पेशली ये कंफर्ट वाली सेडान, लग्जरियस सेडान, इनके अंदर ऑब्वियस बात है कि आपको जो है सस्पेंशन बढ़िया मिले। बट इसके सस्पेंशन की खास बात ये है भाई साहब, टोयोटा का नाम आ जाता है इनके सस्पेंशन के साथ, ठीक है। ओवर द टाइम आप इन गाड़ी को यूज़ करोगे ना, बहुत ज़्यादा खर्चा इसके सस्पेंशन मांगने नहीं वाले हैं। मेरे ख्याल में 1.25 लाख के आसपास एक बार मांगेंगे, वो भी इंडियन रोड्स की वजह से मांगते हैं। अगर भारत की सड़कें ना हो ना, विदेश में तो चलती है बढ़िया ये गाड़ी, भारत में गाड़ियाँ खराबी भारत की सड़कों की वजह से होती है। लेकिन उन ख़राब सड़कों के हिसाब से ये गाड़ी बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। एक बार गांव की तरफ भी मैं ले गया था, वहाँ पर भी इस गाड़ी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दी थी। ग्राउंड क्लियरेंस का मेरे को उस टाइम इशू लगा नहीं, क्योंकि टायर जो है मैंने अपसाइज करा रखे। उस हिसाब से सस्पेंशंस बहुत प्यारा भाई साहब। आगे की बात करूँ, पीछे की बात करूँ, कंफर्ट एक नंबर गाड़ी का। कहीं से भी गाड़ी दबी हुई फील नहीं करती, एकदम चौड़ी ऊँची, ऐसे चौड़ी चौड़ी, जैसे चौड़ी छाती नहीं होती सिंघम की तरह, वो वाला सीन ये गाड़ी आपको क्रिएट करके देती है। चौड़ी सी, नीची सी, नीचे से ऊंची सी, मतलब एकदम परफेक्शन मैं बोलूँगा एक सेडान के अंदर की परफेक्ट सेडान इस गाड़ी को मैं बोलूँगा। इसके हिसाब से, इसके जो इसका बजट था या सेकंड हैंड गाड़ी के हिसाब से परफेक्ट सेडान आपके पैसों के लिए तो ये है। दूसरे इसकी जो है पॉजिटिव की बात करूँ तो वो है इसकी सीट हाइट। अभी जो है मैंने बिल्कुल अपने आई लेवल पे कैमरे को कर दिया है। अब पहले मेरे पास थी भाई साहब होंडा की सिविक, वो भी अच्छी खासी सेडान थी, और भी बहुत सारी सेडान्स आती हैं इसके जो है मैं कहूँगा प्राइस के अंदर, या इससे नीचे, इससे ऊँचे। सेडान ऑब्वियसली भाई साहब नीची होती है, और ऐसे आप शहर के अंदर चलते हो, मेरी डेली जो है 60-70 किलोमीटर मिनिमम शहर के अंदर ड्राइव होती है। उसके अंदर नीची गाड़ी चलाने का नुकसान ये होता है कि आपको लगता है सारे लोग ना आपके ऊपर चढ़ने को, बोनट के ऊपर चढ़ने को आ रहे हैं, कोई ना आपको इतनी ज़्यादा वैल्यू दे नहीं रहा। अब ये सेडान है, ठीक है, इसका बोनट एक तो बहुत ज़्यादा लंबा है। उस हिसाब से इस गाड़ी की अगर मैं राइड हाइट की बात करूँ ना, सीट के ऊपर आप बैठो तो आपको कहीं से यूँ नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा कोई नीची गाड़ी चला रहा हूँ। कहीं से भी आपको यूँ नहीं लगने वाला कि मैं बिल्कुल ही दबा हुआ हूँ, धरती के अंदर बैठा हुआ हूँ, ना ऐसा कोई फील नहीं होने वाला। नॉर्मल जो हैचबैक्स है ना, उनसे भी कहीं ना कहीं आपको बराबरी की राइड हाइट मिलती है। और सीट जो इसकी इलेक्ट्रिक एडजस्ट है, मैं यहाँ की बात करूँ, मैं चाहे वहाँ की बात करूँ, तो उसके अंदर हाइट एडजस्ट वाला फंक्शन भी आपको मिल जाएगा। हाइट एडजस्ट कर दो, इसको एकदम टॉप पे कर दो, कहीं से भी यूँ नहीं लगने वाला कोई नीची या कोई छोटी गाड़ी आप चला रहे हो, या फिर आपको जो है जितनी लंबी चौड़ी ये गाड़ी है ना, ड्राइव के अंदर वो उतना फील नहीं करवाती है, बिल्कुल कार लाइक फील करवाती है। बस लंबाई थोड़ा मोड़ते तोड़ते टाइम आपको देखनी पड़ती है। बट उस हिसाब से मैं, वही बात है, राइड हाइट की बात करूँ या आई लेवल पे मैंने कैमरे को एकदम रख दिया है। गाड़ी जो है बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स निकालती है अपना, ये देख लो। कहीं से भी, मतलब शहर के अंदर ना मेन होता है कॉन्फिडेंस की, गाड़ी आप चला रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस वो गाड़ी कितना कुछ दे रही है, उस हिसाब से बहुत प्यारा कॉन्फिडेंस ये गाड़ी देती है। ये जो है इसका दूसरा पॉइंट मैं मानूंगा कि भाई साहब शहर के अंदर चला रहे हो तो आपको राइड हाइट इस गाड़ी की बहुत बढ़िया मिलती है, बीइंग अ सेडान, वो भी लग्जरी वाली। ओके, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब अगले पॉइंट की बात करूँ तो अगले पॉइंट के अंदर पेट्रोल और जो हाइब्रिड वाला था वो दोनों गाड़ियों को मैं ऐड करूँगा। इसकी परफॉर्मेंस, टोयोटा कैमरी एक तो हाइब्रिड वाली बात करूँ, वो गाड़ी आराम से आपको 7.5-8 सेकंड के आसपास, 7.5 सेकंड के 7 सेकंड के आसपास 0 to 100 पकड़ लेती है। आप एक चीज़ बताओ, NA इंजन है 2500 सीसी का, ठीक है, पावर वही लगभग जो है 170 bhp और 233 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। उस हिसाब से 6 स्पीड का आपको गियर बॉक्स मिलता है, टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। हाइब्रिड के अंदर आपको जो है CVT मिलता है, बट हाइब्रिड के अंदर आपको पावर थोड़ी एडिशनल मिल जाती है बिकॉज ऑफ द बैटरी पैक। NA इंजन की बात करूँ, इस पेट्रोल वाले की स्पेसिफिकली प्योर पेट्रोल की बात करूँ, तो मैंने इसका 0 to 100 का टेस्ट करा था, लगभग जो है 8.5 सेकंड के अंदर इसने जो है 0 to 100 निकाल के दिया था स्पोर्ट्स मोड में, जबकि गाड़ी के अंदर उस टाइम 2 लोग थे और डिग्गी में अच्छा खासा सामान था इस गाड़ी के। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इसने निकाल के दी। और लोअर एंड पे आप सिटी के अंदर चलाते हो, आपको कहीं से भी परफॉर्मेंस के अंदर लैग नहीं लगेगा, यूँ नहीं लगेगा कि हल्का सा अगर मैं रेस दे रहा हूँ तो गाड़ी कहीं से दबाव मान रही है ना। शहर की ड्राइव के लिए सबसे परफेक्ट गाड़ी मैं इसका मानूँ 2 है, या तो पूरा खुला हाईवे हो या बिल्कुल सिटी हो। सिटी के हिसाब से भी, चाहे हाइब्रिड की बात करूँ चाहे पेट्रोल की बात करूँ, लोअर एंड पे कोई आपको लैग नहीं मिलने वाला। मिड ठीक है, बट 3,500-4 हज़ार जैसे ही क्रॉस करती है ना, ये गाड़ी कर देती है पागल आपको। ये इतना खींच के लेती है, आपको समझ नहीं आएगा 80 से 180 ये गाड़ी कब हुई। इतनी तगड़ी आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है, चाहे पेट्रोल की बात करूँ चाहे हाइब्रिड की बात करूँ।
अब परफॉर्मेंस में ऑब्वियसली आप बोलोगे कि यार V6 जो है अकॉर्ड भी आती थी और सुपर्ब तो 1.8 टर्बो आती थी, TSI के अंदर आती थी, वो परफॉर्मेंस कहाँ मैच कर पाएगी। एनए है बेशक, चला के देखना तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा रथ और किस हिसाब का जहाज़ है ये गाड़ी। चलाने में जहाज़ वाली फील ये गाड़ी ना दे दे तो मेरे को बता देना। बहुत बढ़िया इम्पेक्टेबल परफॉर्मेंस अगर मैं दोनों की बात करूँ तो। अगले पॉइंट की बात करें तो वो आ जाता है भाई साहब इसका स्टैंड आउट वाला सीन। आपको सड़क के ऊपर अकॉर्ड बहुत दुनिया भर की अकॉर्ड मिलने वाली है। सुपर्ब भी आपको अच्छी खासी सड़क पे दिखने को मिल जाती थी। कैमरी का ये है, ये गाड़ी थोड़ी सी स्टैंड आउट करती है। कोई बंदा लेता है तो सोच समझ के लेता था, क्योंकि ये गाड़ी महंगी आती थी ऑब्वियसली उस टाइम पे भी इसके प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से। और आज भी लोग कैमरी को थोड़ा सा अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि यार सोचते हैं इतने पैसे लगा के सेडान ही ले रहे हैं, धरती में ही बैठना है, तुम 50-55 लाख रुपए लगा रहे हो। और उस टाइम भी, जिस टाइम ये गाड़ी आई थी उस टाइम भी 35-36 लाख रुपए की गाड़ी आई हुई है। तो उस हिसाब से लोग ना थोड़ा सा कम लेते थे इसको। आपको कम दिखेंगी लेकिन बेशक ये गाड़ी कम है। इस गाड़ी के अंदर जितना दम है ना आप सोच नहीं सकते। चाहे चलाने की बात करें, चाहे ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, चाहे A to Z इस गाड़ी का कोई भी आप बैकग्राउंड लेके चलो, कोई भी आप टिक मार्क कर लो हर चीज़ के ऊपर, ये गाड़ी आपको कहीं पे भी ना निराश नहीं करने वाली। तो अगला मेरे को फ़ायदा यही लगा इस गाड़ी का कि कहीं आप लेके जाते हैं ना, देख लो एक वो गाड़ी हाइब्रिड वाली है, न्यू कैमरी हाइब्रिड वाला वर्जन। तो वही बात है, थोड़ी सी स्टैंड आउट करती है। कहीं आप खड़ी करते हो लंबी चौड़ी बढ़िया गाड़ी, थोड़ी क्लास वाली, सेकंड हैंड मार्केट में ये गाड़ी आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। इस वजह से जो है थोड़ी सी स्टैंड आउट करती है, फील आपको जो है गुड कराती है कि यार औरों से, भीड़ से तो थोड़े से आप अलग चल रहे हो, भीड़ से अलग चल रहे हो। ओके जी, तो अगला फैक्टर ये था जो मैं पॉजिटिव के अंदर गिनूंगा। अगला पॉइंट इस गाड़ी का मैं लेके चलूँ तो वो है इसकी सिटी की ड्राइव। टोयोटा कैमरी जिन भी बंदों के पास है, जो भी बंदे ओन करते हैं ऑटोमेटिक वाला वर्जन, चाहे पेट्रोल की बात करूँ चाहे हाइब्रिड की बात करूँ, वो जानते हैं कि कितना कंफर्ट है और कितनी कन्वीनियंस ये गाड़ी आपको शहर के अंदर देती है। अब पेट्रोल वाली कन्वीनियंट मैं इतनी नहीं मानूंगा क्योंकि एवरेज बिल्कुल मरी पड़ी है शहर के अंदर, लेकिन कोई बंदा हाइब्रिड वाली लेता था ना तो उसका वही बात है कि एवरेज में भी जो है मज़े आ जाते थे उस बंदे को, और साथ ही साथ जो है आपको शहर के अंदर बढ़िया कंफर्ट मिलता था। अब ये गाड़ी ना सिटी ड्राइव के अंदर बिल्कुल ही शांत है, ठीक है। इस पूरी गाड़ी के अंदर कोई आपको वाइब्रेशन नहीं मिलने वाली, कोई आपको जो है फटीग फील नहीं होने वाला, कोई आपको जो है डिस्कम्फर्ट नहीं होने वाला। इंटीरियर आपको अच्छे से पैक करे रखता है, सीट्स एनी डे एनी टाइम गाड़ी की बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। परफॉर्मेंस लोअर रेंज में जो है बहुत बढ़िया गाड़ी की, क्योंकि शहर के अंदर जो है ना परफॉर्मेंस लोग हाई रेंज की ऑब्वियसली कहाँ ही देख लेंगे। और स्पेशली ये गाड़ी ना दिल्ली के अंदर तो दुनिया भर की बिकी थी। दिल्ली के ट्रैफिक के अंदर तुम इतनी लंबी चौड़ी बड़ी गाड़ी लेके चल रहे हो तो उस हिसाब से आपको अगर कॉन्फिडेंस बढ़िया मिल रहा है, कंफर्ट अगर बढ़िया मिल रहा है, तो आई गेस उसके अंदर कोई दिक्कत है नहीं, उस गाड़ी के अंदर कभी कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली। तो सिटी ड्राइव के अंदर फ़ायदे बहुत है। मैंने ना ये फीचर भी एक बताया था कि इसकी जो टायरों के अंदर बेरिंग है ना वो अलग ही प्रकार की डाल रखी है। आप 60 की स्पीड पे 50 की स्पीड पे चल रहे हो ना और एक्सेलरेटर छोड़ दो हल्का सा, इतनी जल्दी स्पीड इसकी नीचे नहीं आती। अगर इसको सही मौसम सा मिल गया ना ये उसी स्पीड पे चलती रहती है। तो उस हिसाब से आपको जो है ना ये गाड़ी मेहनत तो बिल्कुल नहीं करवाती शहर के अंदर, और हाईवे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ये गाड़ी मेहनत नहीं करवाने वाली। बिना मेहनत की, बिना परेशानी की, बिना टेंशन की गाड़ी है। तो सिटी ड्राइव इसका एक ये पॉइंट है कि लेने के बाद आप बिल्कुल ऐसे बंदे हो कि शहर के अंदर आपको गाड़ी चलानी है। ऑब्वियसली बोलूँगा हाइब्रिड लो, पेट्रोल वाली तो मार देगी तेल के हिसाब में तुम्हें, बट सिटी ड्राइव के हिसाब से मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट सेडान है अगर आप सेकंड हैंड परचेज़ करने की सोच रहे हो, ठीक है। इस रेट के अंदर मेरे ख्याल में तो इतना कंफर्ट आपको शायद ही कोई और सेडान दे। चाहे लग्जरी से लग्जरी ले लो, वो फिर आपको वही बात है, टेंशन रहती है कि वो कहीं भिड़ ना जाए, ठुक ना जाए, इसकी भी रहेगी। बट जब ये लोगो देख लेते हो ना आप थोड़े से टेंशन फ्री हो जाते हो कि क्या ही हो जाएगा, इसको कुछ नहीं होने वाला, ठीक है जी। ये था पॉइंट। अब ये जो है इसके एसी वाला सारे यूनिट मैंने आपको दिखा दिए। ये रहे 4 वेंट, 2 वेंट आपको पीछे मिल जाएंगे। एसी है इसका अगला बहुत तगड़ा पॉइंट। अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, फिर भी मैंने जो है 2 से 3 के ऊपर इसका एसी मैं मैक्स रखता हूँ। 3 से ऊपर मैं लेके ही नहीं जाता, कोई टाइम नहीं लगता। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स ये जो है गाड़ी आपको पूरा कैबिन ठंडा कर देती है। इतने मज़े आते हैं ना इसके एसी के अंदर बैठ के, चाहे दिन हो रात के अंदर तो एक पे कर दो उसमें ही ठंडक कर देती है गाड़ी। एसी इतना पावरफुल और इतना बढ़िया है, इतना इफेक्टिव है कि ये जो है ना 2024 वाली जो गर्मी है भारत के अंदर, मेरे ख्याल में सबसे अनबेरेबल गर्मी रही है।
उसके अंदर आपको एक तिनका इस गाड़ी के अंदर पसीना नहीं आने वाला, चाहे आप 2 के ऊपर एसी रख लो, एक तिनका पसीना का नहीं आने वाला। और इसका लो वाला टेम्परेचर भी है ना, वो भी 16 से नीचे है। 16 के बाद नीचे करूँगा तो लो आता है, नहीं 15.5 लेके चलो इसका लो वाला टेम्परेचर। बहुत कम होता है 15.5 टेम्परेचर भाई साहब गाड़ी के अंदर, वो भी इतनी बहुत लंबा चौड़ा इसका कैबिन है नहीं, उस हिसाब से अच्छा खासा टेम्परेचर आपको सही टाइम पे बहुत जल्दी एसी दे देता है। साथ ही साथ अब क्या कट मारूं, साथ ही साथ आपको जो है अगला इसका पॉजिटिव बता देता हूँ। उस टाइम में इसके अंदर आ गया था डॉल्बी का डिजिटल 1 करके म्यूजिक सिस्टम। अब डॉल्बी का म्यूजिक सिस्टम यार उस टाइम इस गाड़ी के अंदर आ गया था भाई, बहुत अच्छी बात थी, बहुत बढ़िया बात थी। इसका म्यूज़िक सिस्टम के अंदर मेरे को 1% भी कमी नहीं लगी, चाहे मैं लाउडनेस की बात करूँ, चाहे मैं बेसी पने की बात करूँ, चाहे मैं क्लैरिटी की बात करूँ। वॉल्यूम पूरी कर दो आप, मतलब ही नहीं कहीं से भी आवाज़ गाड़ी के अंदर जो है वॉल्यूम या गाना जो है या जिस भी चीज़ का आपने जो भी चला रखा है इसके अंदर वो फट जाए। इतना प्यारा म्यूज़िक सिस्टम है, मैं क्या बात करूँ। बहुत ज़्यादा बेस नहीं है कि आपके माथे में ही दर्द कर दे, बहुत ज़्यादा वोकल्स नहीं है कि आपके कान में चुभे। बिल्कुल जब परफेक्ट बैलेंस होता है ना कि एक म्यूज़िक सिस्टम एक गाड़ी के अंदर फैक्ट्री फिटेड कैसा आना चाहिए, इसके अंदर आपको बाहर से कुछ म्यूज़िक के हिसाब से आपको छिड़वाने की ज़रूरत है नहीं। अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अब आ जाते हैं जिस चीज़ के लिए ये गाड़ी सबसे ज़्यादा फेमस थी, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी और आज भी है, इसका लग्जरी फैक्टर। अब लग्जरी फैक्टर मैं इस गाड़ी की स्पेसिफिकली आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके सेगमेंट में आती थी एक तो भाई साहब सुपर्ब, ठीक है, एक आती थी अपनी अकॉर्ड, एक आती थी वो फॉक्सवैगन वाली जो बहुत कम बिकी पसाट। अब आउट ऑफ ऑल दीज कार्स अगर आप सारी गाड़ियों को लाइन में खड़ी कर दो ना और आप अंदर आके कैबिन के अंदर बैठो, इससे ज़्यादा लग्जीरियस कैबिन आपको मतलब ही नहीं किसी गाड़ी का लग जाए, क्योंकि इस गाड़ी का फोकस ही मेनली लग्जरी के ऊपर था। अब इसके चाहे इंटीरियर के ऊपर देखो, डैशबोर्ड के ऊपर जो है पूरा लेदर रैप्ड है, साइड में पूरा आपको लेदर की क्लैडिंग वो मिल जाएगी, हाथ वाथ रखने को कोई आपत्ति नहीं है। और सीट का जो है कंफर्ट सीट का जो है लेदर वो भी बहुत बढ़िया है इस गाड़ी का, इतना लग्जीरियस और इतना प्यारा फील करवाता है आपको, ठीक है। सुपर्ब जो थी कहीं ना कहीं थोड़ी सी और ज़्यादा ड्राइवर ओरिएंटेड थी, थोड़ी और ज़्यादा स्पोर्टी थी। उसकी जो है डायनेमिक्स ऑब्वियसली जो ये जर्मन और ये चेक गाड़ियाँ हैं इनके डायनेमिक्स ही इस चीज़ के लिए बनती है कि भाई साहब चला कर देखो उस गाड़ी को, बैठ कर क्या ही करोगे पीछे बैठ के उस गाड़ी के अंदर। हालांकि स्पेस सारी गाड़ियों के अंदर लाजवाब था। बट आऊँ अकॉर्ड के ऊपर, अकॉर्ड का इंटीरियर मेरे को उतना ज़्यादा कभी लग्जरी लगा ही नहीं, ठीक था, लंबा चौड़ा सा कर रखा था। चाहे डैशबोर्ड की बात करूँ, सीटों की बात करूँ, इस लेवल का तो नहीं था, ठीक है। क्वालिटी की भी मैं बात करूं और इंटीरियर की मैं क्वालिटी की बात करूं, चाहे प्लास्टिक्स की बात करूं, इन बटन की बात करूं, यहाँ की बात करूं, ये वाला जो प्लास्टिक है, इधर जो प्लास्टिक है, सब जो है ना आपको क्वालिटी का फील करवाते हैं कि भाई साहब किसी चीप गाड़ी के अंदर तो आप बिल्कुल नहीं बैठे हो। अब पेट्रोल के अंदर बिल्कुल सिटी के अंदर चलाओगे तो आपको एवरेज ऐसे मिलने वाली है, लेकिन किस्मत हुई और आपको जो है हाइब्रिड वाली मिल जाए तो कहने ही क्या। अगला पॉइंट मैं ये मानूंगा इसकी हाइब्रिड वाले वेरिएंट की जो है एवरेज। अब सेगमेंट जो है धीरे धीरे हटा दो, ठीक है। सिर्फ जो है हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो इसके खिलाफत में आती थी होंडा की अकॉर्ड, जो हाइब्रिड वाला वर्जन किसी ने लिया ही नहीं। तो हाइब्रिड में इसकी एवरेज की बात करें बिल्कुल बम्पर टू बम्पर सिटी कंडीशंस के अंदर आपको 15 से 16 की एवरेज ये गाड़ी देने वाली है। हाईवे पे आप लेके जाओगे 18, 19, 20, इससे ज़्यादा नहीं देगी। बट ये देखो ना, आपकी शहर के अंदर कोई बंदा इतनी बढ़िया गाड़ी चला रहा है, इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी चला रहा है, एक है कि भाई साहब सुपर्ब लेके 5 की एवरेज 6 की एवरेज ले रहा हो, एक है कि पेट्रोल वाली गाड़ी लेके 5-6 की एवरेज ले रहा हो, 15 साल के लिए गाड़ी ले ली नचीत और एवरेज भी 15 की आपको शहर के अंदर दे रही हो, तो थोड़ी कमी थोड़ी है भाई साहब। तो हाइब्रिड वाली कैमरी का फ़ायदा ही ये है, एवरेज नेक्स्ट लेवल। एवरेज के साथ साथ उसके अंदर एक परेशानी आपको ये मिलती थी कि उसकी जो बैटरी थी ना हाइब्रिड वाली, वो थोड़ी सी एज वही है, 5-6 साल की उसकी एज होती थी, 7 साल चल जाती होगी, 8 साल चल जाती होगी, इतना ही है। बट या तो आपको ऐसी गाड़ी मिले जो कि उस बंदे ने जो है हाल फिलहाल में वो बैटरी बदलवाई हो तो आपकी और अच्छी किस्मत है। लेकिन अगर आपको बैटरी लेके बदलवानी पड़ गई, ऐसा नहीं कि गाड़ी के चलने के अंदर कोई ज़्यादा उसके अंदर फ़र्क आता है ना, वो वाला सीन नहीं है। बट आपकी जो है हाइब्रिड वाला वर्जन उसके अंदर नहीं चलेगा अगर आपकी बैटरी ख़राब है तो। नई बैटरी लेके लगवाओगे भाई 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा आता होगा मेरे ख्याल, मेरा एस्टिमेट बता रहा हूँ मैं। उस हिसाब से आप देखो फिर तो पुरानी गाड़ी के अंदर 2.5-3 लाख रुपए लगा के सिर्फ तेल के लिए तो क्या ही फ़ायदा है। तो ऐसी गाड़ी लो जिसमें हाल फिलहाल में जो है या तो बैटरी बदली गई हो या गाड़ी चली ही कम हो, कि उसकी बैटरी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ा ना हो, किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा ना चली हो। ओके।
भैया फ़ायदे तो बहुत सारे गिना दिए, नुकसान भी बहुत सारे हैं पुरानी कैमरी ख़रीदने के। लेकिन अभी फ़िलहाल वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच गई है, तो अगर आपको जो है यूज्ड कैमरी के कॉन्स जानने हैं, नुकसान जानने हैं, तो मेरे चैनल पे बने रहो। इस वीडियो को जो है पार्ट 2 में लेके आऊँगा मैं, जिसके अंदर जो है कैमरी के सारे मैं आपको नुकसान बता दूंगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी 20 मिनट की वीडियो हो गई है, वो भी 10-12 मिनट की वीडियो आएगी। तो यही थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हो, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हो। आपका कोई भी डाउट हो नई या पुरानी गाड़ी से रिलेटेड, आप मेरे से जो है वहाँ पर जाके पूछ सकते हो। आप अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर रहते हो, आपको जो है अपनी गाड़ी का रिव्यू करवाना है, अपना एक ओनरशिप एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना हो, तो आप मेरे को जो है बेझिझक इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट डाल देना, डीएम कर देना, मैं जो हूँ देख लूँगा। और क्या कुछ आपकी राय है टोयोटा कैमरी के ऊपर, अपनी भी एक राय जो है कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।